स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि भारतीय परिषद 1892 में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे और उससे भारतीय संविधान का कौन सा बेस तैयार हुआ था। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ब्रिटिश संसद में क्यों पारित किया गया, इसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए, इसकी आवश्यकता अंग्रेजों को क्यों पड़ी, इस बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब हम बताएंगे कि इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है। जब यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया, उस समय तत्कालीन भारत सचिव मार्ले जो नाम है वो उस समय भारत सचिव थे, और जो मिंटो है ये लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय थे। ठीक है, तो इस तरीके से तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और उसी समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में क्यों पारित किया गया, इसके पीछे उद्देश्य ये था कि सरकार की ये मंशा थी कि जो 1892 के अधिनियम में जो गलतियां या दोष रह गए थे उनको सुधार करना था और नए प्रावधान लाना था और भारत में बढ़ते हुए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन करना था। तो इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना। इसके पहले जो अधिनियम पारित हुआ था 1892 का, उसमें कुछ दोष रह गए थे, तो उन दोषों को दूर करने के लिए इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। इसका सबसे मेन उद्देश्य था भारत में जिस तरीके से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पनप रहा था, क्रांतिकारियों में, जिससे अंग्रेजों को एक चुनौती महसूस हुई कि यदि इसका दमन नहीं किया गया तो हमारा यहाँ पे शासन करना असंभव हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत में बढ़ते हुए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन करना, इसके लिए उन्होंने सोचा कि हम भारतीयों के क्रांतिकारियों के राष्ट्रवाद को उनको दमन कर सकते हैं। सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि हम सांप्रदायिकता को भड़का दें, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा दें, दंगे करवा दें, उनमें दुश्मनी करवा दें, जिससे कि ये आपस में ही उलझे रहेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे और हम शासन करते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने इस अधिनियम को पारित किया। ये अधिनियम जो है सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि सर अरुंडेल समिति को इस अधिनियम को किसकी सिफारिश पे पारित किया गया था? तो क्वेश्चन में आंसर होगा सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को पारित किया गया था। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान है केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। जो केंद्रीय विधान परिषद होती थी उसमें अभी तक 16 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। कहने का मतलब जब संख्या में वृद्धि होगी
तो चूंकि भारतीय लोगों ने डिमांड की थी कि हमें भी जो है प्रशासन में, परिषदों में स्थान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने ये अधिनियम पारित किया, जिससे कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया। उसके बाद अगला प्रावधान जो किया गया, हाँ देखिए, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, इसी के साथ साथ प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। दूसरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अंग्रेजों ने खेला, जो कि भारत के लिए ही बहुत घातक था उस समय, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर दी उन्होंने। इस प्रावधान में अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक क्षेत्र बना दिया, निर्वाचक मंडल अलग से बना दिया और उनका निर्वाचक मताधिकार भी अलग कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्थान विशेष पर केवल मुस्लिम ही कैंडिडेट बन सकता है, उस स्थान पर केवल मुस्लिम ही वोटिंग कर सकते हैं, वही चुनाव में भाग ले सकते हैं, जिससे कि वहां पर जो अन्य धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग, सिख, जैन जो भी हैं, वहां पे वो चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब वो सीट जो है, जैसे आजकल क्या होता है, विधानसभा की या लोकसभा की सीटों को सुरक्षित कर दिया जाता है अनुसूचित जातियों के लिए, उसी तरीके की व्यवस्था अंग्रेजों ने की थी कि इस क्षेत्र में केवल मुस्लिम ही सदस्य बन सकता है, केवल वही जो है विधान परिषद का सदस्य चुना जा सकता है, यहाँ पर केवल मुसलमानों को ही वोटिंग का अधिकार है। इस तरह का खेल अंग्रेजों ने खेला, जो कि भारतीय राजनीति में ये कदम उनका बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। उनके लिए तो फायदेमंद था, उनका काम था कि इस तरीके से करेंगे तो आपस में ये लड़ेंगे, इनमें फूट पड़ जाएगी और हम राज करते रहें। इसी को कहते हैं फूट डालो और राज करो की नीति। तो अंग्रेजों की सबसे बड़ी शुरुआत की ये नीति थी कि वो क्या करते थे, राजाओं को आपस में लड़ा देते थे, दो लोगों को आपस में लड़ाकर उनके बीच में फूट डालकर और अपना जो है फायदा उठाते रहते थे। तो इसी को कहते हैं फूट डालो और राज करो की नीति। तो फूट डालो और राज करो की नीति, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिनियम से अपनाई गई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से जो है फूट डालो और राज करो की नीति आधिकारिक रूप से डाली गई। उसके बाद इसी अधिनियम को पारित करने पर लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरले को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका कि फल बहुत ही बुरा होने वाला है। इस नीति के जरिए जो इन्होंने अलग निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए बनाए, निर्वाचक क्षेत्र बनाए। फिर उसके बाद परिषदों की शक्ति में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद, उसमें सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। इसी अधिनियम के तहत ही परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। उसके बाद उनकी शक्तियों में भी वृद्धि की गई। जैसे कि पहले जो है भारतीय लोगों को बजट की विवेचना का अधिकार नहीं था, बजट पर चर्चा नहीं कर सकते थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा भारतीय लोगों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हो गया। लोग हित के विषय पर चर्चा कर सकते थे। अब भारतीय लोग विधानसभा में, विधान परिषद में, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो या राज्य विधान परिषद, कहीं भी वो जो है लोकहित के विषयों पर चर्चा कर सकते थे। यह अधिकार उनको इसी अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसके पहले वाले अधिनियम में नहीं था, लेकिन इसी अधिनियम से भारतीय सदस्यों को भी अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन
बजट पर मतदान का अधिकार अभी भी नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत भी भारतीय लोगों पर बजट पर मतदान का अधिकार नहीं है। वो चाहे कि बजट पास करने के लिए या ना पास करने के लिए हम मतदान करवा लें, तो इसका अधिकार भारतीय लोगों को नहीं था। विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई। विधान परिषद में निर्वाचन के लिए जैसे आज लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रतिनिधित्व के आधार पर, तो यहीं से विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और जो सदस्य चुने जाते थे उसमें विधानसभा या विधान परिषद में वो जो है चुन कर आते थे। इलेक्शन होता था, चुनाव होता था और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर जो है सदस्य वो विधानसभा या विधान परिषद में आते थे। तो ये कह सकते हैं कि इसी परिषद अधिनियम से ही निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व। भारतीयों ने काफी लंबे समय से ये मांग की थी कि भारतीय लोगों को भी प्रशासन में और कानून के निर्माण में उनको भी स्थान दिया जाए, उनकी भी भागीदारी की जाए। तो उसके लिए इसी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट सुधार में ये प्रावधान किया गया कि अब जो है भारतीय सदस्य भी जो कि विधानसभा या विधान परिषद में चुन के आएंगे उन्हें भी कानून के निर्माण में और प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसी के चलते हुए जो वायसराय थे उनकी कार्यकारिणी में और भारत परिषद में 2 सदस्यों का मतलब भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व होने लगा। इसी के चलते हुए भारतीय परिषद जो कि इंग्लैंड में स्थित थी, इंग्लैंड में स्थित भारतीय परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को सदस्यता प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत परिषद कहाँ स्थित थी, तो भारत परिषद जो है वो इंग्लैंड में स्थित थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत परिषद में भारत के सबसे पहले सदस्य कौन बने थे, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी जो है वो इंग्लैंड स्थित भारत परिषद के सदस्य बनाए गए थे। इस तरीके से इस वीडियो में जो सुधार किए गए थे उन सभी सुधारों के बारे में हमने चर्चा की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट आपको बताया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं और मैंने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मिलेंगे अगले वीडियो, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दिया करें, कमेंट्स करें और बताएं कि मेरा ये प्रयास कैसे लग रहा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।